मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैनल है स्पेशली एमए इन एजुकेशन, बीएड और जेबीटी और बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एजुकेशन के हर टॉपिक को यहाँ पे कवर करूँगी। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेज ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, या इसको हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता का पूरा प्रोसेस क्या होता है, सृजनात्मकता की प्रक्रिया क्या होती है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आइए देखते हैं क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता में अभी तक हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी हम कर चुके हैं, कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी ये वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ, नेचर एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता की प्रकृति और विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो ये तीनों टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेज ऑफ क्रिएटिविटी या प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। तो आइए देखते हैं प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, किसी भी सृजनशील व्यक्ति को यानी कि जो क्रिएटिव पर्सन है उसको क्रिएटिविटी की ये 4 स्टेजेस पार करनी पड़ती है और इन चारों की सहायता से ही व्यक्ति जो है क्रिएटिविटी को प्राप्त करता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी स्टेजेज हैं। नंबर 1 प्रिपरेशन, यानी कि पहली जो अवस्था है वो तैयारी की अवस्था है। नंबर 2 इंक्यूबेशन, दूसरी अवस्था है उद्भवन की अवस्था। थर्ड है इल्यूमिनेशन यानी कि प्रकाश की अवस्था और फोर्थ है वेरिफिकेशन यानी कि पड़ताल की अवस्था। तो आइए इनको डिटेल में देखते हैं। नंबर 1 प्रिपरेशन यानी कि तैयारी की अवस्था। दिस इज अ स्टेज वेयर द इंडिविजुअल एक्यूमुलेट एक्सपीरियंसेस, अंडरगोज ऑब्जर्विंग मैनी इवेंट्स एंड कलेक्ट्स ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशंस अबाउट द प्रॉब्लम। दिस मे बी डन इन डेलिब्रेट वे और अनडेलिब्रेट वे. Besides, various aspects of the problem is studied and investigated either consciously or unconsciously. देखिए, ये सृजनात्मकता की पहली अवस्था है। पहली अवस्था में व्यक्ति जो है तैयारी करता है, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए उसको परिभाषित करता है, उस समस्या के संदर्भ में जो भी सामग्री उसको मिलती है, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको इकट्ठा करता है और समस्या के अनुरूप वो काम करना प्रारंभ करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये डेलिब्रेट और अनडेलिब्रेट यानी कि कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उसके माइंड में चलता रहता है। कॉन्शियस होकर भी वो उस समस्या पर काम करता है और जब वो नहीं कर रहा होता यानी कि अनकॉन्शियस होता है, अवेकनिंग की अवस्था में नहीं होता, तब भी ये प्रोसेस जो है प्रिपरेशन का जो है उसके माइंड में चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, टू राइट अ पोएम और टू रोट अ बुक, सेलेक्ट अ सुटेबल एरिया. This is a period of assemble and integrate the materials and to wait for the right moment to create a new thing. आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल की प्रिपरेशन की स्टेज में व्यक्ति किस तरह से जो है तैयारी करता है। मान लीजिए कोई कवि है, वो पोएम लिखना चाहता है, कोई ऑथर है, कोई बुक लिखना चाहता है, तो सबसे पहले वो सूटेबल एरिया चूज करेगा। उसके बाद उस पीरियड में जो है वो जो भी सामग्री उसको मिलेगी, जो भी मटेरियल उसको मिलेगा, असेंबल और इंटीग्रेट करेगा यानी कि उसको इकट्ठा करेगा और एक राइट मूवमेंट का जो वेट करता है ताकि कुछ न्यू थिंग को वो क्रिएट कर सके, एक राइट सिचुएशन का वो वेट करता है। तो सृजनात्मकता की पहली अवस्था में व्यक्ति जो है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसके लिए सारी प्रिपरेशन करता है, यानी कि जो भी ज़रूरत होती है, जो भी मटेरियल उसको चाहिए होता है, जो भी कुछ असेंबल करना होता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है, उन सबको वो इकट्ठा करता है। नंबर 2 स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन यानी कि उद्भवन की अवस्था। सबसे पहले देखते हैं इंक्यूबेशन का मीनिंग क्या होता है। इंक्यूबेशन इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग समथिंग एट द राइट टेम्परेचर एंड अंडर द राइट कंडीशंस सो इट कैन बी डेवलप। देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए व्यक्ति यानी कि कोई भी प्रॉब्लम उसके पास है तो उसको सोल्व करने के लिए वो राइट कंडीशंस का वेट करता है ताकि उस प्रॉब्लम को डेवलप कर सके।
तो इनक्यूबेशन यानी कि उद्भवन की जो अवस्था है वो सृजनात्मकता की दूसरी अवस्था होती है। दिस इज नॉट अ पीरियड ऑफ ऑब्वियस प्रोग्रेस। The individual tries to assimilate and organize the obtained informations and experiences gathered in the preparation stage. सृजनात्मकता की दूसरी अवस्था यानी कि जो इंक्यूबेशन की अवस्था है वो प्रोग्रेस की अवस्था नहीं होती। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि उसने प्रिपरेशन स्टेज पर यानी कि जो पहली अवस्था थी उसमें जो भी इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस इकट्ठे किए हैं उनको वो एसिमिलेट करता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ इकट्ठा करता है और उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है। वो ही रिमेन्स अवे टू मेक हिमसेल्फ इन्वॉल्व इन हिज वर्क और थिंकिंग प्रोसेस डायरेक्टली रादर अनकॉन्शियस थॉट्स इवोक इन माइंड इन कनेक्शन विद द प्रॉब्लम। द इंडिविजुअल सीम्स टू बी इंड्यूस्ड इन डे ड्रीमिंग। द सिम्टम्स मार्क्ड विद हिम ओपन्स द पाथ टू द सॉल्यूशन। देखिए, इस अवस्था में व्यक्ति समस्या के बारे में चिंतन नहीं करता, यानी कि डायरेक्टली वो उस समस्या में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अनकॉन्शियसली फिर भी उसके माइंड में जो है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड थॉट्स आते रहते हैं। यानी कि वो सोच नहीं रहा है, डायरेक्टली वो उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है, लेकिन अनकॉन्शियसली यानी कि जब वो अवेकनिंग की अवस्था में नहीं है, जब हम किसी और काम में बिजी है, तब भी उसी प्रॉब्लम के बारे में वो सोचता रहता है। यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में थॉट्स उसके चलते रहते हैं। देखिए, अनकॉन्शियसली वो फिर भी समस्या से जुड़ा हुआ है। तो जो व्यक्ति को कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, यानी कि उसको कुछ संकेत समस्या के समाधान से संबंधित मिलने लगते हैं, और जो समस्या के समाधान से संबंधित विचार उसके अनकॉन्शियस माइंड में आ रहे थे, यानी कि वो उस प्रॉब्लम पर कॉन्शियसली काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली वो उससे जुड़ा हुआ था। अनकॉन्शियसली उसके माइंड में जो है, अचेतन मन में उसके जो भी विचार उस प्रॉब्लम से रिलेटेड चल रहे थे, तो वो जो विचार है उसके कॉन्शियस माइंड में आने का प्रयास करते हैं और उसको जो है अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन के लिए उसका पाथ एक ओपन कर देते हैं, उसके लिए रास्ता वो दिखा देते हैं। जो भी सिम्टम्स उसको दिखाई देते हैं तो उससे लगता है कि उसको जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान उसको मिल जाएगा। नंबर 3, इल्यूमिनेशन, यानी कि इल्यूमिनेशन का मीनिंग होता है लाइटनिंग, या हिंदी में हम कह सकते हैं प्रकाश की अवस्था। दिस इज अ पीरियड ऑफ सडन फ्लैश ऑफ इंसाइट। द सॉल्यूशन कम्स टू द माइंड ऑफ द पर्सन सडनली, आइदर while he is busy at any work or taking rest in a relaxed hour। देखिए, इस अवस्था में व्यक्ति को अपनी समस्या का अचानक ही समाधान मिलता है, यानी कि उसको एक सूझ पैदा होती है, एक इंसाइट उसके दिमाग में आती है। देखिए, अगर आपने साइकोलॉजी में इंसाइट थ्योरी लर्निंग में पढ़ी होगी, यानी कि जो कि दी गई है कॉहलर के द्वारा, तो उस थ्योरी में क्या था कि एक रूम में एक चिंपैंजी को रखा जाता है और एक ऊपर जो है केले का गुच्छा लटका दिया जाता है, बनानास कुछ लटका दिए जाते हैं, तो और कमरे में 2 बॉक्सेस रख दिए जाते हैं और एक डंडा रख दिया जाता है। तो उसको जो है काफ़ी देर तक वो हताश हो जाता है, कोशिश करता है बनाना खाने की, उतारने की, लेकिन वो नहीं कर पाता। तो उसको अचानक ही दिमाग में एक इंसाइट पैदा होती है, एक सूझ पैदा होती है। तो वो क्या करता है कि दोनों बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर रखता है, उसके ऊपर खड़ा होकर डंडे की हेल्प से वो बनाना उतार लेता है। तो वो इंसाइट थ्योरी थी। इसका कनेक्शन भी कुछ उसी से है, इस स्टेज का, यानी कि व्यक्ति को जो है अचानक दिमाग में कुछ सूझ पैदा होती है और उसे अपनी समस्या का समाधान कब मिलता है, जब वो किसी दूसरे काम में बिजी होता है, यानी कि उस काम के बारे में कुछ देर के लिए हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कुछ मैथ के क्वेश्चंस कर रहे हैं लेकिन बहुत हताश हो जाते हैं, करते करते समझ नहीं आता। जब हम दूसरे किसी काम में बिजी हैं तो अनकॉन्शियसली हमारा माइंड उस से रिलेटेड है, तो अनकॉन्शियसली वो प्रोसेस हमारे दिमाग में चल रहा होता है। तो क्या होता है कि अचानक ही हमें उस अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है कि अरे नहीं, इसको तो हमें ऐसे करना था। तो इसी प्रकार से जो है व्यक्ति को एक सूझ पैदा होती है। कब होती है? जब वो किसी दूसरे काम में बिजी होता है या वो रिलैक्सिंग के आवर्स में होता है, रिलैक्स हो रहा होता है, आराम कर रहा होता है, तो उसको अचानक एक इंसाइट मिलती है। The new idea dances in mind and the happiness knows no bounds to start the work. The possible aspiration rise to complete the work after remaining silent for a long time in incubation period. देखिए, जो भी न्यू आइडियाज़ व्यक्ति को मिले हैं, यानी कि अचानक उसको जो सूझ मिली है, उस समय व्यक्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, बहुत खुश होता है और अपने काम को स्टार्ट करने के लिए उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं रह जाता है।
और उसको एक एस्पिरेशन यानी कि एक हॉप मिल जाती है अपने गोल को अचीव करने के लिए, यानी कि अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, जो कि काफ़ी टाइम से वो उस प्रॉब्लम के बारे में साइलेंट था। यानी कि जो दूसरी अवस्था थी इंक्यूबेशन पीरियड में, जो वो साइलेंट था, कुछ समय के लिए उसने उस प्रॉब्लम पर काम करना छोड़ दिया था, लेकिन अनकॉन्शियसली फिर भी उस समस्या से जुड़ा हुआ था। तो थर्ड जो अवस्था है यानी कि जो तीसरी अवस्था है, उसमें जो है उसको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति होता है, उसको जो भी सूझ पैदा होती है उससे अपनी प्रॉब्लम का उसको सॉल्यूशन मिल जाता है। देखिए, यह सृजनात्मकता की अंतिम अवस्था होती है, यानी कि क्रिएटिविटी की लास्ट स्टेज है। वेरीफाई इसमें व्यक्ति करता है जो भी उसके दिमाग में न्यू आइडियाज़ आए थे, जो भी कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आए थे, उनको वो एक बार दोबारा से उस चीज़ को सोचता है और फिर उसको रिकग्नाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको पहचानने की कोशिश करता है। The individual tries to reflect his ideas by expressing them on paper or by painting on canvas। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि जो भी आइडियाज़ रिफ्लेक्ट हुए हैं, यानी कि जो भी अचानक उसको सूझ मिली है, उनको वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो उनको वो पेपर पर लिखने की कोशिश करता है या पेंटिंग के द्वारा कन्वास पर उतारने की कोशिश करता है। वो एक्सप्रेस करके देखना चाहता है कि जो भी आइडियाज़ उसको आए हैं, यानी कि जो भी सूझ उसको मिली है, जो भी न्यू आइडियाज़ हैं, वो उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं भी कि नहीं। बिफोर द न्यू आइडिया टेक्स इट्स फाइनल शेप, trial and error test may be repeated in this stage and all kinds of experiments may be applied to make it more refined and acceptable। देखिए, जो भी नए आइडियाज़ व्यक्ति के दिमाग में आए थे थर्ड स्टेज में, यानी कि जो भी इंसाइट उसको मिली थी, तो उनको फाइनल शेप देने से पहले वो क्या करता है, ट्रायल एंड एरर टेस्ट को अप्लाई करता है। यानी कि प्रयास और भूल विधि का वो प्रयोग करता है, बार बार ट्रायल करता है, जो भी एरर उसको मिलती है उसको ठीक करता है। तो इस तरह से वो रेपिटेशन करता रहता है इस स्टेज में। और जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट उसने किए हैं, उनको वो सारों को अप्लाई करता है, जब तक कि उसकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल रिफाइंड और एक्सेप्टेबल नहीं हो जाए, स्वीकार करने योग्य नहीं हो जाती, तब तक वो सारे एक्सपेरिमेंट्स उस पर अप्लाई करता रहता है जो भी उसके दिमाग में चल रहे थे। Though this is the final stage of creative thinking, things are considered keeping harmony with the events already known। देखिए, ये क्रिएटिव थिंकिंग की फाइनल स्टेज होती है, यानी कि क्रिएटिविटी की फाइनल स्टेज है, चौथी स्टेज जो है फाइनल स्टेज होती है। इसमें व्यक्ति ने जो भी सोचा होता है, जो भी आइडियाज़ उसके पास थे, तो वो जो भी इवेंट्स थे, जो भी घटनाएं उसने सोची थी, जो भी उसके दिमाग में प्रोसेस था, उनमें वो पूरी तरह से सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्राडिक्शन बिटवीन द प्रीवियस लर्निंग एंड द फाइंडिंग फैक्ट्स टू एस्टैब्लिश द ट्रूथ। जब पूरी तरह से व्यक्ति सेटिस्फाइड हो जाता है कि यानी कि जो भी फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है उसकी प्रीवियस लर्निंग और जो भी फाइंडिंग फैक्ट्स हैं, यानी कि जो भी फैक्ट्स उसने ढूंढे थे, जो भी उसने पीछे सोचा था चारों स्टेजेस में, यानी कि जो भी 3 स्टेजेस तक उसने काम किया था उसकी प्रीवियस लर्निंग में, और जो भी फाइंडिंग फैक्ट्स हैं, यानी कि जो भी फैक्ट्स उसके सामने आए हैं, तो उनमें कोई भी किसी तरह का कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं होता, तब वो जो फाइनल स्टेज में अपने जो सोचा था, यानी कि जो भी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, यानी कि उस सच्चाई को वो इस्टेब्लिश करता है, उसको प्रूव करता है, उसको लोगों के सामने लेके आता है। तो दोस्तों, ये थी 4 स्टेजेज क्रिएटिविटी की, यानी कि हम इसको प्रोसेस भी कह सकते हैं, यानी कि सृजनात्मकता की प्रक्रिया क्या होती है या इसकी स्टेजेज कौन कौन सी हैं। तो किसी भी क्रिएटिव पर्सन को, क्रिएटिव व्यक्ति को सृजनात्मकता की इन 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, यानी कि अगर वो कोई क्रिएटिव काम कर रहा है तो उसको इन 4 स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है, 4 स्टेजेस को पार करना पड़ता है, और इन सभी की सहायता से ही जो है व्यक्ति सृजनात्मकता को प्राप्त करता है, तभी उसको क्रिएटिविटी प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।